बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर बसे गांव रामपुर में नवंबर का महीना अपने साथ एक अजीब सी खामोशी लेकर आता था। धान की कटाई हो चुकी थी और खेत अपनी सुनहरी फसल से खाली होकर भूरे रंग में तब्दील हो गए थे। दूर दूर तक फैले खेतों में सिर्फ ठूठ बचे थे और उनके बीच से गुजरती ठंडी हवा एक सनसनाती आवाज पैदा करती थी। शाम ढलते ही आसमान में धुंधलाका छाने लगता था। सूरज की आखिरी किरणें खेतों की मिट्टी पर लाल नारंगी रंग बिखेर देती थी और फिर धीरे धीरे अंधेरा सब कुछ निगल लेता था। गांव के बीचों बीच जहां पक्की सड़क खत्म होकर कच्ची गली में तब्दील हो जाती थी, वहां रामलाल की पान की दुकान थी। दुकान कहना शायद गलत होगा, ये एक छोटा सा लकड़ी का ठेला था जिसे रामलाल हर सुबह खोलता और रात को बंद करता था। ठेले में लगे पुराने लकड़ी के डिब्बों में पान के पत्ते, कत्था, चूना, सुपारी और तंबाकू की छोटी छोटी डिब्बियां रखी रहती थी। ठेले के ऊपर एक पुराना पीला बल्ब तार से लटकता था जो शाम होते ही जलता था। बल्ब की रोशनी इतनी मध्यम थी कि बस 3-4 फीट की दूरी तक ही चीजें साफ दिखाई देती थी और उसके बाद अंधेरा शुरू हो जाता था। पान की दुकान के ठीक बगल में एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे मोहन काका की चाय की टपरी लगती थी। मिट्टी का एक छोटा सा चूल्हा, उस पर काली पड़ी हुई केतली और 3-4 लकड़ी के बेंचे जो इतनी पुरानी थी। मिट्टी का एक छोटा चूल्हा, उस पर काली पड़ी हुई केतली और 3-4 लकड़ी की बेंच जो इतनी पुरानी थी कि उनकी लकड़ी घिस गई थी और जगह जगह से टूट गई थी। मोहन काका रोज शाम 4 बजे अपना सामान लेकर आते थे। चूल्हे में आग जलाते थे, केतली में पानी, दूध, चाय की पत्ती, अदरक और इलायची डालकर उबालते थे। चाय की खुशबू हवा में फैलती थी और गांव के लोगों को अपनी तरफ खींचती थी। आज भी वैसी ही शाम थी। आसमान में बादल नहीं थे, लेकिन धुंध जरूर थी। हवा में नमी और ठंडक दोनों थी। दूर खेतों से कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थी, वो लंबी तीखी आवाजें जो रात के सन्नाटे में और ज्यादा तेज लगती थी। गांव के मस्जिद से शाम की अजान की आवाज गूंज चुकी थी और मंदिर की घंटी भी बज चुकी थी। अब गांव में एक अजीब सी खामोशी फैल रही थी। सबसे पहले राम खिलावन बाबू दिखाई दिए। दूर से ही उनकी काली ऊनी टोपी और हाथ में लकड़ी की मोटी लाठी पहचान में आ गई। वो धीरे धीरे लाठी के सहारे चलते हुए आ रहे थे। उनकी उम्र 60 के करीब थी, लेकिन चेहरे पर झुर्रियां इतनी थी कि वो 70 के लगते थे। सफेद बाल, सफेद दाढ़ी और आंखों में एक अजीब सी गंभीरता। 30 साल तक रेलवे स्टेशन मास्टर रहने के बाद अब रिटायरमेंट की जिंदगी जी रहे थे। उन्होंने बेंच पर अपनी जगह बनाई, लाठी बगल में टिकाई और मोहन काका की तरफ देखा। मोहन काका समझ गए कि चाय चाहिए। थोड़ी देर के बाद तीरथ आया। 40 साल का दुबला पतला आदमी जिसकी आंखों में हमेशा थकान दिखती थी। कंधे पर गमछा, पैरों में फटी हुई चप्पलें और हाथों में मोबाइल फोन जो अभी अभी उसने खरीदा था। पहले ट्रैक्टर चलाता था, फिर जीप और अब ई रिक्शा। पूरे दिन गांव के लोगों को शहर तक पहुंचाता था और शाम को यहीं आकर बैठता था। उसने राम खिलावन बाबू के सामने हाथ जोड़े और बगल वाली बेंच पर बैठ गया। फिर जगदीश आया, 55 साल का गेरुआ रंग वाला किसान, सफेद कुर्ता धोती पहने हुए जिस पर मिट्टी के धब्बे लगे थे। उसके हाथ मोटे और खुरदुरे थे, बरसों खेतों में काम करने के निशान थे। उसने भी बेंच पर जगह बनाई और अपनी जेब से बीड़ी का बंडल निकाला। एक बीड़ी सुलगाई और धुआं छोड़ने लगा। बीड़ी का धुआं हवा में घुल गया और चाय की खुशबू के साथ मिल गया। कुछ देर बाद लल्लन बाबू आए, 68 साल के, छोटे कद के, गोल चेहरे वाले, मिठाई की दुकान चलाते थे। उनके कपड़ों से घी और मीठे की हल्की खुशबू आ रही थी। पूरा दिन मिट्टी के चूल्हे पर रबड़ी
और जलेबी बनाते थे। त्योहारों पर उनकी दुकान गांव की सबसे व्यस्त जगह बन जाती थी। उन्होंने भी अपनी जगह बना ली और आखिर में मुन्ना मियाँ आए। 65 के करीब, छोटे कद के, सफेद दाढ़ी वाले, सिर पर सफेद टोपी और हाथ में एक पुरानी छड़ी। 40 साल तक डाकिया रहे थे, गांव गांव, घर घर चिट्ठियां पहुंचाते थे। अब रिटायरमेंट के बाद ज्यादातर समय घर पर ही रहते थे, लेकिन शाम को यहां आना उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। अब सभी जमा हो चुके थे। मोहन काका ने एक एक करके सबको चाय दी, मिट्टी के छोटे छोटे कुल्हड़ों में गरम चाय। कुल्हड़ों को छूने पर हाथ जल जाते थे, इसलिए सब धीरे धीरे फूंक फूंक कर पीते थे। चाय से उठती भाप ठंडी हवा में दिखाई दे रही थी। रामलाल ने कुछ लोगों को पान बना कर दिया। पान के पत्ते में कत्था, चूना, सुपारी, सब कुछ सही अनुपात में। बीड़ी और सिगरेट का धुआं हवा में घुलने लगा। पीली रोशनी में सबके चेहरे अजीब से दिख रहे थे, आधे उजाले में, आधे अंधेरे में। गांव में पूरी तरह अंधेरा छा चुका था। दूर कहीं कोई ट्रैक्टर की आवाज सुनाई दी, फिर वो भी बंद हो गई। कुत्ते लगातार भौंक रहे थे। कभी कभी उल्लू की आवाज आती थी, वो लंबी डरावनी आवाज जिसे सुनकर लोग कहते थे कि कोई बुरी खबर आने वाली है। हवा के झोंके आ रहे थे और बरगद के पेड़ की पत्तियां सरसरा रही थी। शुरुआत में कोई नहीं बोला, सब चुपचाप बैठे चाय पी रहे थे। फिर धीरे धीरे बातचीत शुरू हुई, मौसम के बारे में, फसल के बारे में, फिर गांव के बारे में। आवाजें धीमी थी, जैसे कोई जोर से बोलना नहीं चाहता हो। कभी कभी कोई हंस देता था, फिर कभी सन्नाटा छा जाता था। राम खिलावन बाबू चुपचाप बैठे थे। उनकी आंखें दूर कहीं देख रही थी, शायद अंधेरे में, शायद अपनी यादों में। तीरथ अपना मोबाइल देख रहा था। जगदीश बीड़ी पर बीड़ी सुलगाए जा रहा था। लल्लन बाबू चाय के आखिरी घूंट पी रहे थे। मुन्ना मियाँ अपनी टोपी ठीक कर रहे थे। अचानक दूर से कोई आवाज आई, जैसे किसी ने चीखा हो, और सब रुक गए, कान लगाए, लेकिन फिर कुछ नहीं। शायद भ्रम था, यह हवा की आवाज थी या कोई जानवर। पर उस आवाज ने माहौल ही बदल दिया था। अब हवा और ठंडी लग रही थी, अंधेरा और गहरा लग रहा था। जगदीश ने अपनी बीड़ी फेंकी और नई सुलगाई। तीरथ ने मोबाइल जेब में रख लिया। राम खिलावन बाबू ने अपनी लाठी हाथ में पकड़ी और उसे जमीन पर ठक ठक बजाने लगे। लल्लन बाबू ने लंबी सांस ली। मुन्ना मियाँ ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा। माहौल अब बदल चुका था। अब बातचीत का रुख बदलने लगा था। पुराने जमाने की बातें, पुराने अनुभव, अजीब घटनाएं। शब्द कम थे, लेकिन उनके पीछे की यादें बहुत थी। हर चेहरे पर एक अजीब सा भाव था, जैसे सबके पास कुछ कहने को हो, लेकिन कैसे शुरू करें ये नहीं पता। राम खिलावन बाबू ने अपनी टोपी उतारी, फिर वापस पहन ली। उन्होंने चारों तरफ देखा, पीली रोशनी, धुंधले चेहरे, अंधेरा, सन्नाटा। फिर उन्होंने अपना गला साफ किया। सबकी नजरें उनकी तरफ घूम गई। इस बार सन्नाटा और गहरा था। मोहन काका ने केतली चूल्हे से उतार दी। रामलाल ने पान बनाना रोक दिया। तीरथ, जगदीश, लल्लन बाबू, मुन्ना मियाँ, सबकी आंखें राम खिलावन बाबू पर टिक गई। अब शुरुआत होने वाली थी, क्योंकि आज की रात खास थी। आज वो सब अपनी अपनी आप बीती सुनाने वाले थे। वो घटनाएं जो उनके साथ हुई थी अपने अपने काम के दौरान, रेलवे स्टेशन पर, खेतों में, सड़कों पर, मिठाई की दुकान पर, चिट्ठियां बांटते हुए, वो सब कुछ जो उन्होंने देखा था, महसूस किया था और कभी किसी को नहीं बताया था। तो दोस्तों, अगर आप सुनना चाहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कहानियां अगर पसंद आए तो प्लीज कमेंट करना, और अगर आपको गांव देहात की कहानियां बहुत पसंद हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ठंड बढ़ती जा रही थी। हवा के झोंके तेज हो रहे थे। पीला बल्ब हिल रहा था और उसकी रोशनी कभी तेज हो जाती थी, कभी मध्यम। बरगद के पेड़ की छाया अंधेरे में और भयानक लग रही थी। दूर कुत्तों का भौंकना अब तेज हो गया था। बैठकी शुरू हो चुकी थी और अब किस्सों का दौर चलने वाला था। वो किस्से जो 70 और 80 के दशक की यादें थी,
वो समय जब गांव में अंधेरा ज्यादा था और रोशनी कम, जब लोग पुरानी मान्यताओं को मानते थे और रहस्यमयी चीजों से डरते थे। वो समय जो अब लौट नहीं सकता था, लेकिन उसकी यादें आज भी ताजा थी। राम खिलावन बाबू ने अपनी चाय का आखिरी घूंट पिया और कुल्हड़ बगल में रख दिया। उनकी आंखों में एक अजीब चमक आई। फिर उन्होंने बोलना शुरू किया। सन 1983 की बात थी। मैं उस समय छोटे से रेलवे स्टेशन पर स्टेशन मास्टर था। स्टेशन गांव से 5 किलोमीटर दूर था। एक तरफ खेत, दूसरी तरफ जंगल। रात में वहां इतना सन्नाटा होता था कि अपनी सांस की आवाज भी सुनाई देती थी। मेरी नाइट ड्यूटी थी, रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक। उस स्टेशन पर रात में सिर्फ 2 गाड़ियां रुकती थी, एक रात 10 बजे और दूसरी सुबह 5 बजे। बाकी समय पूरा स्टेशन खाली रहता था। सिर्फ मैं और एक चौकीदार रामदीन। प्लेटफॉर्म पर पुरानी ट्यूबलाइट जलती थी जो बार बार टिमटिमाती थी। स्टेशन का दफ्तर एक छोटा सा कमरा था जिसमें एक मेज, एक कुर्सी और एक पुराना पंखा था। उस रात मुझे याद है, नवंबर का महीना था, ठंड शुरू हो गई थी। मैं 10 बजे वाली गाड़ी भेज चुका था। अब अगली गाड़ी सुबह 5 बजे आने वाली थी, मतलब पूरी रात का इंतजार। रामदीन अपने लालटेन लेकर प्लेटफॉर्म की तरफ चला गया था। वो हर घंटे चक्कर लगाता था और मैं अपने दफ्तर में बैठा रजिस्टर भर रहा था। रात करीब 12:30 बजे होंगे। मैंने अपनी चाय बनाई और खिड़की के पास खड़ा होकर पीने लगा। बाहर घुप अंधेरा था। ट्यूबलाइट की रोशनी सिर्फ प्लेटफॉर्म तक ही थी, उसके आगे कुछ भी दिखाई नहीं देता था। मैं चाय पी ही रहा था कि दूर से एक सीटी की आवाज आई। मैंने घड़ी देखी तो 12:30। इस वक्त कोई गाड़ी नहीं थी। मैंने टाइम टेबल चेक किया तो कोई गाड़ी नहीं। मुझे लगा कि शायद भ्रम हो गया होगा। मैंने फिर से चाय पीनी शुरू की, लेकिन 5 मिनट बाद फिर से वही सीटी। लेकिन इस बार ये आवाज और पास से थी, जैसे कोई ट्रेन स्टेशन की तरफ आ रही हो। मैं बाहर निकला, प्लेटफॉर्म पर गया, रामदीन को आवाज लगाई। वो दौड़ता हुआ आया। साहब, ट्रेन आ रही है क्या? मैंने कहा, नहीं, कोई गाड़ी नहीं है। तुमने सीटी सुनी थी क्या? हाँ साहब, मैंने भी सुनी वो आवाज। हम दोनों खड़े रह गए, दूर पटरी की तरफ देखने लगे। अंधेरे में कुछ भी दिख नहीं रहा था। फिर अचानक हमें दूर एक रोशनी दिखाई दी, पीली रोशनी, जैसे किसी ट्रेन का हेडलाइट, और वो हमारी तरफ आ रही थी। रोशनी पास आती ही जा रही थी। अब ट्रेन की आवाज भी सुनाई देने लगी, पटरियों पर पहियों की आवाज। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने रजिस्टर चेक किया था तो कोई गाड़ी नहीं थी। फिर ये क्या थी? रामदीन कांप रहा था और उसने धीरे से कहा, साहब, ये वही गाड़ी है। तो मैंने पूछा, कौन सी गाड़ी? साहब, पुराने लोग बताते हैं कि इस स्टेशन पर कभी कभी एक गाड़ी आती है जो टाइम टेबल में नहीं होती। मैंने उसे चुप कराया, लेकिन अब ट्रेन बिल्कुल पास आ गई थी। मैं देख सकता था पुराने जमाने का इंजन, काला रंग और पीछे 3-4 डिब्बे। गाड़ी धीरे धीरे स्टेशन पर आई और रुक गई। गाड़ी रुक गई थी, लेकिन कोई आवाज नहीं, ना कोई उतरा ना कोई चढ़ा। मैं प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ रहे थे। रामदीन मेरे पीछे छिप गया था। मैंने हिम्मत करके डिब्बों की तरफ देखा। हर डिब्बे की खिड़की से धुंधली रोशनी आ रही थी और उसमें लोग बैठे थे, सफेद कपड़े पहने हुए, बिल्कुल चुपचाप। किसी ने सिर नहीं हिलाया, कोई बात नहीं की, बस बैठे थे जैसे पत्थर की मूर्तियां हो। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया, पहले डिब्बे के पास पहुंचा, खिड़की के अंदर झांका। अंदर करीब 10-12 लोग थे, सभी सफेद कपड़ों में। सभी की आंखें खुली थी, लेकिन वो किसी को नहीं देख रहे थे, जैसे सिर्फ घूर रहे हों। मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली। मैं दूसरे डिब्बे की तरफ गया, वहां भी वैसा ही दृश्य।
तीसरे डिब्बे में भी, मतलब हर डिब्बे में लोग बैठे थे, बिना हिले बिना बोले। उनके चेहरे जैसे बेजान थे, आंखें खुली थी लेकिन जैसे कोई जिंदगी नहीं। तभी मैंने देखा कि पहले डिब्बे में एक बूढ़ी औरत की शक्ल मुझे जानी पहचानी लगी। मैं फिर से उसी खिड़की के पास गया, गौर से देखा। हाँ, वो थी गांव की राम दुलारी काकी, लेकिन वो तो 3 महीने पहले मर गई थी। मेरे पूरे शरीर में कंपकपी दौड़ गई। मैं पीछे हटा, ठोकर खाकर गिरते गिरते मैं बचा। तभी रामदीन ने मुझे संभाला। साहब चलिए यहां से। लेकिन मैं हिल भी नहीं पा रहा था। मेरी नजरें उस गाड़ी पर टिकी थी। तभी अचानक पहले डिब्बे में बैठी उस बूढ़ी औरत ने अपना सिर घुमाया और सीधे मेरी तरफ देखने लगी। उसकी आंखें भूल नहीं सकता, खाली, बेजान, लेकिन मुझे देख रही थी। फिर धीरे धीरे सभी यात्रियों ने अपने सिर घुमाए, सब मेरी तरफ देखने लगे। तीनों डिब्बों के सभी लोग, सभी की आंखें मुझ पर टिकी हुई थी। मैं भागा, दफ्तर की तरफ भागा। रामदीन मेरे पीछे आ रहा था। हम दोनों दफ्तर में घुसे और दरवाजा बंद कर लिया। मेरी सांसें फूल रही थी, दिल इतना तेज धड़क रहा था कि लगा कि फट जाएगा। हम दोनों दरवाजे के पीछे खड़े रहे। खिड़की से बाहर देखने की हिम्मत नहीं हुई। फिर करीब 10 मिनट तक सन्नाटा रहा और फिर से सीटी की आवाज आई। अब गाड़ी चल पड़ी थी। मैंने हिम्मत करके खिड़की से झांका। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसकी पिछली लाल बत्ती दिख रही थी, फिर वो अंधेरे में गायब हो गई। प्लेटफॉर्म फिर से खाली था। ट्यूबलाइट टिमटिमा रही थी, हवा चल रही थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। रामदीन और मैं बाहर निकले, प्लेटफॉर्म पर गए। पटरियों पर देखा तो कोई निशान नहीं, कोई सबूत नहीं कि यहाँ कोई गाड़ी रुकी थी। मैंने रामदीन से पूछा, तुमने क्या देखा रामदीन? वो कांपती आवाज में बोला, साहब मैंने वही देखा जो आपने देखा, सफेद कपड़ों वाले लोग। और साहब उस तीसरे डिब्बे में मेरा बड़का भाई बैठा था जो 5 साल पहले ट्रेन एक्सीडेंट में मर गया था। उस रात के बाद मैं और रामदीन दफ्तर में ही बैठे रहे। हमने चाय पी, बातें की, लेकिन उस घटना का जिक्र नहीं किया, जैसे दोनों ये भूलना चाहते थे। सुबह 5 बजे जब असली गाड़ी आई तो थोड़ी तसल्ली हुई। अगले दिन मैंने स्टेशन के पुराने रजिस्टर निकाले, 20-25 साल पुराने। उसमें एक एंट्री मिली, साल 1960 की। एक गाड़ी जो रात में इसी स्टेशन पर खड़ी थी, उसमें आग लग गई थी। पूरे 32 लोग जलकर मर गए थे, सभी यात्री। उस घटना के बाद गाड़ी को बंद कर दिया गया था। मैंने रामदीन को ये बात बताई तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसके बाद मैंने कई बार वो सीटी सुनी, कभी रात के 1 बजे, कभी 2 बजे, लेकिन मैं कभी बाहर नहीं निकला। दफ्तर में ही बैठा रहता था। रामदीन भी मेरे साथ ही बैठता था। हम दोनों ने ये तय किया था कि इस बारे में किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन आज तुम लोगों से ये कह रहा हूं क्योंकि वो रात मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात थी। राम खिलावन बाबू चुप हो गए। उन्होंने अपनी टोपी उतारी और माथे का पसीना पोंछा। भले ही ठंड थी, लेकिन कहानी सुनाते समय उनके माथे पर पसीना आ गया था। तीरथ, जगदीश,